ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसी का रुख करेंगे हम। पहले बात मध्य प्रदेश की करने जा रहे हैं। रायसेन में एक 6 साल की मासूम से दरिंदगी का जो मामला था, इसमें स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। आक्रोश की आग और भड़क गई है। 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक मासूम से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन के बीच ही पथराव शुरू हो गया है। हालात और बिगड़ गए हैं। रायसेन की तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में मासूम से दुष्कर्म का ये मामला लगातार गर्माता हुआ। रायसेन में विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ गया। भीड़ ने समुदाय विशेष के घरों पर पथराव किया है। धार्मिक स्थल पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं। तो आरोपी जिस समुदाय का, उसी समुदाय विशेष पर उपद्रवियों ने हमला बोला है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की तैनाती है और ऐसे में पुलिस मोर्चा संभाले हुए। तो भीड़ मौके पर पहुंची और भीड़ ने समुदाय विशेष के घरों पर पथराव शुरू कर दिया। धार्मिक स्थल पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा गया। 6 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और बताया जाता है कि आरोपी वहीं से बच्ची को बहला फुसलाकर चॉकलेट दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गया। 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक वो दरिंदा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा और ऐसे में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ। लेकिन इस दौरान कुछ उपद्रवी, जिन्होंने समुदाय विशेष के घरों पर पथराव किया, धार्मिक स्थल पर पथराव किया, जिसके बाद अब रैपिड एक्शन फोर्स भी एक्शन में आ चुकी है। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं और उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये भागते हुए, दौड़ते हुए उपद्रवी नजर आ रहे हैं और पीछे पीछे ये जबरदस्त पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल ये उपद्रवी नहीं, ये प्रदर्शनकारी हैं और प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंच गए थे और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ गया था और प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया था। अब पुलिस मौके पर मौजूद है और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मासूम से दरिंदगी और मासूम से दरिंदगी के बाद हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। नाकामी पुलिस की है। 5 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। आरोपी फरार चल रहा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ। लेकिन प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उग्र होकर प्रदर्शनकारी पथराव पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने समुदाय विशेष को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने समुदाय विशेष के घरों पर, धार्मिक स्थल पर पथराव किया, जिसके बाद मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स अब तैनात कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स ने एक्शन लिया है इन उग्र प्रदर्शनकारियों पर। पथराव जो कर रहे थे प्रदर्शनकारी, खदेड़ा गया उनको, लाठियां भी भांजी गई हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो ये तस्वीरें हम आपको रायसेन से दिखा रहे हैं, मौके से दिखा रहे हैं, जहां पर हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। हालात की नज़ाकत को समझते हुए खुद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से आदेश दिए गए हैं। रायसेन के जो एसपी हैं उनको हटाया गया है और उनकी जगह रायसेन में नए एसपी की नियुक्ति की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मासूम से दरिंदगी के बाद जो सवाल है, 5 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी की अब तक गिरफ्तारी क्यों मुमकिन नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल है। पुलिस क्या कर रही है? एसपी का ट्रांसफर तो कर दिया गया है, लेकिन क्या ये महज एक खानापूर्ति है? ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। जिस तरीके से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, क्या उसे शांत करने के लिए ये एक खानापूर्ति की गई है सरकार की तरफ से? प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि बीच में खबर आ रही थी कि प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई है वहां पर। और ऐसे में सवाल ये कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ है?
इससे पहले खबर ये भी आई थी कि जो हाईवे है वहां पर प्रदर्शनकारी बैठ गए थे और वो हट नहीं लग रहे थे और दोनों तरफ कई कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिसके बाद पुलिस को वहां बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन फिलहाल हालात और बिगड़ते हुए रायसेन की तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे पुलिस के हाथ में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं और उसको घुमाते हुए पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए पुलिस नजर आ रही है। तो रायसेन से ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अभी कैसे हालात हैं ये जानने के लिए हम अपने सहयोगी का भी रुख करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की अपने सहयोगी अंबुज पांडे से, ताकि वो बता सकें कि अभी के हालात कैसे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची क्या जाने इतनी पीड़ा क्या होती है, उसने क्या सहा है, क्या दर्द सहा है। आज पूरे 6 दिन हो गए हैं, उस बलात्कारी का पता नहीं लग पाया है। के बारे में मैं खुद एक माँ, उसकी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, क्या पीड़ा है वो, उसको फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे विकृत मानसिक सोच वाले को ऐसी कड़ा शारीरिक सजा मिले, उसकी कोई जाति नहीं है, वो किसी जात का है नहीं है, वो सिर्फ दानव है। तो ये आप उन महिलाओं की आवाज सुन रहे थे जो आज दिन में प्रदर्शन कर रही थी, सड़क पर आकर बैठी हुई थी, धरना दिया जा रहा था। बड़ी तादाद में महिलाएं सड़क पर उतर आई थी। जो भी इस खबर को सुन रहा है यकीनन उसका दिल दहल रहा है। सोचिए जरा, 6 साल की मासूम बच्ची और 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। आखिरकार वो हैवान अब तक पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आया? कहाँ है ये हैवान जिसकी पहचान भी कर ली गई है, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है? रायसेन में ये महापाप हुआ है और ऐसे में सवालों में कहीं ना कहीं सिस्टम है। 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म हुआ, 5 दिन बाद भी आरोपी पकड़ से बाहर है। 21 नवंबर को तारीख थी जब 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। अस्पताल में एम्बुलेंस तक बच्ची को नहीं मिल पाई थी। ये तो हाल है पूरे सिस्टम का, पूरी व्यवस्था का। 21 नवंबर को निजी वाहन से बच्ची को भोपाल एम्स रेफर किया गया तो लाया गया। निजी वाहन से भोपाल एम्स लाया गया था बच्ची को। प्रशासन के आश्वासन पर हालांकि 22 नवंबर को प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन अब तो प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध टूट रहा है ना। अब आज आप देखिए 26 नवंबर की तारीख है। इससे पहले 23 नवंबर गुस्साए लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे थे। आरोपी क्यों पुलिस की पकड़ से बाहर है, ये वो सवाल है। 24 नवंबर को फिर से आश्वासन दिया गया, जिसके बाद भीड़ ने जाम खोल दिया था। ये सिलसिला रह रहकर लगातार जारी है। 25 नवंबर गोहरगंज थाने के सामने फिर से प्रदर्शन हुआ और आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर आप देख रहे हैं कैसे रायसेन में हालात बेहद संवेदनशील होते हुए इंसाफ की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन जारी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंबुज से ही जान लेते हैं। अंबुज, क्या जानकारी मिल रही है? अभी जो रायसेन है वहां पर स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है क्या? देखिए रोमाना, स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से गुस्सा है जो प्रदर्शनकारी हैं, जो परिवार के लोग हैं उनमें, और वो रह रह करके टूट रहा है। जिस तरीके से 21 तारीख की ये घटना है, उसके बाद से तमाम अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है उसमें भी कमी देखने को मिली है। अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है उस आरोपी को, और यही डिमांड सबकी है कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब ये इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज भी प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शनकारियों ने पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, अपनी बात रखी बाकायदे, लेकिन जिस समय वो एक बार फिर से ज्ञापन देकर के थाने की तरफ वापस लौट रहे थे, आज फिर से स्थितियां बिगड़ी और स्थितियां इतनी खराब हुई कि उसमें पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज तक की नौबत आई। तो कुल मिलाकर के जो एक एग्रेशन है लोगों में वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह ये है कि अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है और पीड़ित परिवार ये चाहता है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। और यही वजह है कि लगातार इस पूरे मामले में जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है, वो सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है और वो कई बार उग्र भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अंबुज, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। कोई और हलचल होगी तो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई ये खबर है। एनआईए को आरोपी शोएब की रिमांड मिल गई। आप जानते हैं शोएब
वो आरोपी जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। अब तक दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी शोएब की ही हुई है। अदालत से आरोपी शोएब को 10 दिन की रिमांड पर एनआईए के हवाले कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ आमिर, जिसकी पहले गिरफ्तारी हुई थी और 10 दिन की रिमांड दी गई थी एनआईए को, उसकी रिमांड की मियाद खत्म हो रही थी, तो अब उसकी 7 दिन की और रिमांड एनआईए को मिल गई है। यह भी एक अपडेट है। आज खत्म हो रही थी आरोपी आमिर की रिमांड, उसकी भी 7 दिन की और रिमांड एनआईए को अदालत ने दी है। वहीं शोएब को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेजा गया है। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और कौन है ये 7 लोग? ये चेहरे नाम के साथ आपके सामने हैं। इसमें डॉक्टर मुजम्मिल का चेहरा आप देख रहे हैं, डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई है, डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा मौलाना इरफान की गिरफ्तारी होती है, आमिर राशिद और जासिर बिलाल, इनकी गिरफ्तारी होती है, और फिर अब ये मोहम्मद शोएब की गिरफ्तारी, जो इस मामले में 7वीं गिरफ्तारी है। तो अब तक कुल 7 गिरफ्तार, ये वो 7 गिरफ्तार जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया। और जिस तरीके से शोएब की भी आज 10 दिन की रिमांड और मिल गई है एनआईए को, और साथ ही आमिर की 7 दिन की और रिमांड एनआईए को मिली है। अभी का अपडेट यह है कि ये 7 के 7 जो एनआईए की गिरफ्त में है, इस समय एनआईए की रिमांड में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है इन 7 की रिमांड जो एनआईए के पास आज की तारीख में है। इस जांच की तह तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए ने आज दोनों को अदालत में पेश किया। शोएब को भी अदालत में पेश किया, और शोएब जो है 7वां आरोपी है ब्लास्ट केस का, जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो पहला आरोपी था इस केस का आमिर, उसको भी एनआईए ने आज कोर्ट में पेश किया, क्योंकि दोनों की जो इसकी रिमांड थी आमिर की, वो खत्म होने वाली थी। क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग की मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो बताया उसके मुताबिक शोएब को लेकर के अदालत में ये बताया एनआईए की टीम ने कि जो शोएब है उसने उमर को जो रहने के लिए जगह प्रोवाइड की थी, इसके अलावा उसने कुछ लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड की थी। इतना ही नहीं, एनआईए की टीम ने अदालत में ये कहा कि उन्हें बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो तलाशते हैं, शोएब से पूछताछ करनी है कि क्या इनके अलावा भी वो बाकी आरोपियों को जानता था। इसके अलावा आमिर की रिमांड भी खत्म हो गई थी, उसे अदालत में पेश किया गया। उसको लेकर भी अदालत में एनआईए की तरफ से यही बताया गया कि अभी पूछताछ बाकी है, आमिर से भी पूछताछ करनी है। आमिर वो शख्स है जिसने उमर को जो गाड़ी थी वो प्रोवाइड कराई थी, जिस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ था वो आमिर के नाम पर ही थी। तो अभी अदालत को एनआईए की तरफ से यही बताया गया है कि तमाम आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है। तमाम आरोपी जो है वो एनआईए की गिरफ्त में है। तो एक भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो जांच में सामने आया है, तो दोनों से लगातार पूछताछ करनी है। अदालत ने शोएब की 10 दिन की और आमिर की 7 दिन की रिमांड मंजूर कर दी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज वर्मा। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आखिर क्यों धमाके से पहले आतंकवादी आदिल गिड़गिड़ा रहा था, ये भी खबर अब सामने आ रही है। दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को आप जानते हैं लाल किले के पास धमाका हुआ, और उससे 2 महीने पहले आरोपी डॉक्टर आदिल की चैट सामने आई है, जिसमें वो बाकायदा अस्पताल के अधिकारी से बार बार पैसों की डिमांड कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। क्या कह रहा है ये मैं अब आपको बता रही हूँ। ये जो चैट है वो 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक की है जो सामने आई है। 5 सितंबर वाली चैट सबसे पहले आप देख लीजिए। इसमें वो लिखता है, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, आपकी बहुत मदद होगी सर, पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे ही अकाउंट में डाल देना सर, जो मैंने पहले अकाउंट दिया था। तो ये 5 सितंबर को उसने मैसेज भेजे। अब अगली तारीख है 6 सितंबर, अगले दिन फिर लिखता है, गुड मॉर्निंग सर, आप कर दीजिए, आपका आभार रहेगा। फिर 7 सितंबर दोबारा मैसेज करता है, सर सैलरी जल्द से जल्द चाहिए, पैसे चाहिए प्लीज, आपकी बहुत मदद होगी। फिर 9 सितंबर को एक और चैट है उसकी, फिर से गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज कल तक कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है सर। तो सूत्र ये बता रहे हैं, दिल्ली धमाके में 26 लाख रुपए का जो इस्तेमाल हुआ था, इसमें से डॉक्टर आदिल ने 8 लाख रुपए दिए थे। जांच एजेंसियों को आशंका है कि डॉक्टर आदिल ने अपनी सैलरी के पैसों का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने में किया होगा। तो ये खुलासे जो एक के बाद एक अब सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के रोहतक में एक दर्दनाक हादसा हुआ है।
यहाँ के लखन माजरा में एक 16 साल का होनहार बास्केटबॉल खिलाड़ी बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल पोल के नीचे दबने से इस 16 साल के खिलाड़ी की दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो आपके सामने है। ये खिलाड़ी जिसका नाम हार्दिक राठी है, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। इसी दौरान हार्दिक ने जैसे ही बास्केट में बॉल डालने की कोशिश की, तभी बास्केटबॉल का जो पोल था वो अचानक से नीचे गिर पड़ा। आसपास मौजूद खिलाड़ी मदद के लिए दौड़े, हार्दिक के ऊपर से पोल को हटाया। बाद में हार्दिक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हार्दिक राठी नेशनल लेवल पर बास्केटबॉल खेल चुका है, उभरता हुआ खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी, लगन थी अपने सपनों को साकार करने की और इसीलिए दिन रात मेहनत करता था। ऐसे में प्रैक्टिस कर रहा था यहीं लखन माजरा में, और उसी दौरान ये हादसा जिसकी चपेट में आकर हार्दिक की मौत। और आज दिन में इस पूरे मामले को लेकर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने इस मामले की जानकारी ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। वो पोल गिर गया टूट कर सर, इस घटना को कैसे आप देख रहे हैं और क्या इसमें सर आप एक्शन लेंगे? देखिए, मेरी अभी ये जानकारी नहीं है, आपने बताया, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मामला, हाँ, उसकी पूरी जानकारी। पोल गिरने से डेथ हुई है और प्राइवेट स्टेडियम कहा जा रहा है, तो कोई ऐसी इंक्वायरी की जाएगी कि किसकी जिम्मेवारी? अभी मैंने कहा है ना, अभी मैं उसकी जानकारी लूंगा पूरी। ठीक। उधर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर सवाल उठाए और कहा कि सरकारी लापरवाही है, इसका जवाब कौन देगा? सरकार की लापरवाही और बेरुखी की वजह से हमने अपने देश का एक हीरा भाई खोया है। जिम्मेदारी सरकार की है, ये बेरुखी और लापरवाही नहीं, इसको अपराध की श्रेणी में इस बेरुखी, इस लापरवाही को आप देख सकते हैं। नेशनल बास्केटबॉल टीम में बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये देश के लिए मेडल लाता, कोई हमारे लिए नहीं लाता, देश के लिए। हर देशवासी को सोचना चाहिए कि आज ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रही है। वहीं हार्दिक राठी की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा खेल विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, राज्य में सभी खेल परिसरों का निरीक्षण हो, खराब खेल उपकरण हटाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। हरियाणा खेल विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। जर्जर भवनों की मरम्मत कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे होनहार खिलाड़ियों का इस तरीके से आकस्मिक जाना, बाकी चीजें तो जांच का विषय। एसआईआर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। संसद सत्र में एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से साफ कर दिया गया है। चुनाव आयोग ईवीएम का दुरुपयोग कर रहा है, ये आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए हैं। संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खास बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खड़गे साहब, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज संविधान दिवस है और आप लोग खासतौर पे विपक्ष के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर के संविधान बचाओ मार्च निकाल रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हम संविधान का इतना सम्मान करते हैं और संविधान के बारे में और उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग सड़क पे भी उतरे और संविधान लेकर पूरे देश में लोगों को जागृत करने का काम भी हमने किया। खासकर राहुल गांधी जी ने संविधान लेकर पूरे देश में घूमा, जनजागृति की और उसके वजह से ही लोगों को मालूम हुआ कि संविधान किसने बनाया। लेकिन आज उस संविधान के धज्जे उड़ रहे हैं और सरकार एक तरफ
संविधान दिवस मनाने की कोशिश करती है, दूसरे तरफ उसी संविधान का अपमान करती है। संविधान को जलाने वाले, संविधान के जगह मनुस्मृति को लाने वाले ये लोग आज ऐसी बातें बना रहे हैं कि वही संविधान बनाए हैं और वही उसको अनुष्ठान में ला रहे हैं। खड़गे साहब, आप लोग SIR पे जो है लगातार चुनाव आयोग की आलोचना कर रहे हैं। ये SIR, वोट चोरी, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन खुद ही करती है और आज मैं ये कहने में हिचकिचाता नहीं, इसके लिए भी लड़ेंगे, EVM के भी लिए लड़ेंगे, क्योंकि EVM ही मेन इसमें कारण है। और इलेक्शन अब दो चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, एक तो EVM यूज कर रही है, दूसरे तरफ ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, चोरी हो रही है, उसको कर रहे हैं। संसद का सत्र आने वाला है खड़गे साहब, तो क्या इस सत्र में इम्पीचमेंट भी लाने की बात आप लोग सोच रहे हैं CC के खिलाफ, चुनाव आयुक्त के खिलाफ? देखो, हमारी मीटिंग होगी और हमारे CPP लीडर श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, उनके अध्यक्षता में एक मीटिंग हमारी होगी और स्ट्रैटेजी कमेटी डिसाइड करेगा कौन से मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं, कौन से मुद्दा को प्रायोरिटी देने वाले हैं, ये सारी चीजें हम उसके बाद बताएंगे। विदेश से खबर है, हांगकांग के ताइपो शहर की कुछ हाई राइज इमारतों में भीषण आग लगी है। आग एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के 3 टावर्स में भी लगी। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। एक दमकल कर्मी सहित 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 3 अन्य घायल हुए हैं। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आग की भयावहता को देखते हुए ताइपो हाईवे का पूरा हिस्सा फिलहाल बंद कर दिया गया है। बसेस का रास्ता बदल दिया गया है ताकि कोई और दुर्घटना ना हो। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हांगकांग के ताइपो शहर में भीषण आग लगी हुई है। कई किलोमीटर दूर से ये आग देखी जा सकती है। हाई राइज बिल्डिंग और वही आग की चपेट में। इस आग की चपेट में आकर अब तक 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये एक आवासीय सोसाइटी बताई जा रही है, एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है और यहीं 3 टावर्स में आग लगी हुई है। तो ये एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। हांगकांग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हांगकांग में ही ये आग का तांडव देखने के लिए मिल रहा है। देखिए जरा, वो दूर से ही इमारत नजर आ रही है। कई किलोमीटर दूर से इमारत आग से घिरी हुई देखी जा सकती है। इतनी हाई राइज ये बिल्डिंग्स हैं, इतनी ऊंची ये इमारतें हैं कि कई किलोमीटर दूर से ही ये आग की तस्वीर देखी जा सकती है। देखिए आप, कई टावर्स हैं जो आग की चपेट में आ चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। अगली खबर दिल्ली से है। यहां वसंत विहार इलाके में मशहूर पान मसाला कमला पसंद के मालिक की बहू ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, जांच शुरू कर दी है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसपे दीप्ति चौरसिया ने किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। लेकिन इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी ये सामने आ रही है कि दीप्ति की शादी 2010 में हरप्रीत चौरसिया से हुई थी, लेकिन हरप्रीत ने दूसरी शादी कर ली और इसी वजह से दीप्ति दुखी रहने लगी थी। फिलहाल इस मामले पर पुलिस और परिवार के लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पुलिस दावा कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दीप्ति चौरसिया की खुदकुशी का ये मामला जो गर्मा गया है, परिवार की तरफ से, पुलिस की तरफ से अभी तक औपचारिक तौर पर ज्यादा जानकारी कुछ साझा की नहीं गई है। सुसाइड नोट जरूर मिला है शव के साथ। पुलिस मामले में जांच कर रही है। अभी तो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि पता चल सके कि कहीं कोई फाउल प्ले तो इस मामले में नहीं है। शुरुआती नजर में मामला आत्महत्या का और सुसाइड नोट भी मिला है।
इस वक्त हम बसंत विहार स्थित उसी कोठी के बाहर मौजूद हैं जहां कमला पसंत के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति ने सुसाइड किया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही कोठी है जहां पर दीप्ति ने सुसाइड किया था। हालांकि जब दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें किसी पर कोई आरोप तो नहीं लगाया गया, लेकिन भावनात्मक बातें जरूर लिखी थी। सूत्रों की माने तो सुसाइड नोट में लिखा था कि जिस रिश्ते में प्यार और भरोसा ना हो उस रिश्ते में रहने और जीने से क्या फायदा है। फिलहाल आपको बता दें दीप्ति की शादी 2010 में हरप्रीत चौरसिया के साथ हुई थी। हालांकि हरप्रीत चौरसिया ने दूसरी शादी कर ली है जिसके बाद से दीप्ति थोड़ा दुखी रहने लगी थी। फिलहाल सुसाइड नोट में जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो कई सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जांच में जो भी निकल कर आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।